हेलो स्टूडेंट, वीडियो के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने देखा था, जिसमें हमने हमारी जो पहली कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता का अर्थ समझा था। अब वीडियो के इस पार्ट 3 में मैं आज आपको कॉपी कैसे मेंटेन करनी है यह बताऊंगी। कॉपी में लिखने से पहले कुछ बातों का ध्यान देना आवश्यक है, कुछ बातें आपको ध्यान में देनी है। क्या करना है, कॉपी में लिखने के लिए आपको अक्षरों का ध्यान रखना है। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कोई भी गलत शब्द ना हो, इसका ध्यान रखकर लिखना है। आप जब लिखोगे तो आपके जो शब्द है वो गलत ना हो, इस पर ध्यान रखना है। जो भी शब्द आप लिखोगे, जो भी वाक्य आप लिखोगे, उनमें मात्राओं का ध्यान रखना है, ग्रामेटिकली मिस्टेक ना हो, ये भी ध्यान में रखना है। अब कुछ शब्द आपके गलत हो जाते हैं, आप गलत हो भी गए तो उस शब्द पर एक सिंगल लाइन देकर उसको कट करना है। ज़्यादा लाइन देकर उस शब्द पर या वाक्यों पर उस शब्द को या वाक्य को ज़्यादा लाइन देकर कट नहीं करना है। कॉपी के पेज फाड़ना नहीं है। आप जब गलत हो जाता है तो आप कॉपी के पेज फाड़ देते हो, तो कॉपी के पेज आपको फाड़ना नहीं है। और जो पेजेस है वो ब्लैंक भी नहीं छोड़ना है। कुछ पेजेस आप ब्लैंक छोड़ देते हो और नेक्स्ट पेज से लिखना स्टार्ट कर देते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कंटिन्यूशन में लिखना है और पेजेस को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। लिखते समय जो शब्द है आपके, जो वाक्य है, उसमें उचित अंतर रखना है। लिखते समय आपको शब्दों में उचित अंतर रखकर लिखना है। दो शब्दों में आपका अंतर होना चाहिए, ना कि वो दो शब्द पास पास लिखना है। आप लिखने के लिए इंक पेन या जेल पेन यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रहे जो पेन आप पहले से लिख रहे हो, जिस पेन से आप पहले से लिख रहे हो, उसी पेन से आप कॉपी पूरी कंप्लीट करोगे। इसका मतलब ये कि जो पेन से आपने कविता लिखना स्टार्ट किया है या पहला लेसन लिखना स्टार्ट किया है, उस पेन से ही आप बाकी के भी लेसन्स लिखोगे। आपकी इंक चेंज नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। क्योंकि आप क्या करते हो, कुछ पेजेस बॉल पेन से लिखते हो, कुछ पेजेस जेल पेन से लिखते हो, तो इसमें क्या होता है, जो कॉपी है वो अच्छी नहीं दिखती। तो ये भी ध्यान रखना है, कॉपी अपनी लास्ट तक अच्छी रहनी चाहिए। इसके लिए आप इंक पेन या कोई भी जेल पेन यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी इंक आपकी एक जैसी होनी चाहिए। अब आपको स्क्रीन पर एक पेज दिख रहा होगा, जिस पे मैंने हेडिंग डाला है, शीर्षक डाला है कविता का हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और शीर्षक के नीचे कवि का नाम लिखा हुआ है, शिवमंगल सिंह सुमन। आपको इसी प्रकार से लिखना है। कवि के नाम के नीचे आपको और एक हेडिंग दिख रहा होगा, कविता, जिसमें मैंने ब्लैंक पेज छोड़ा है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन आपको इस तरह से ब्लैंक पेज नहीं छोड़ना है, आपको कविता लिखनी है। आपको पहले पेज पे कविता लिखनी है, पूरी कविता आपको लिखनी है। और ध्यान रहे जो कविता में पिक्चर दिए हैं, आपको पहला पेज पर भी पिक्चर दिए हैं और दूसरे पेज पर भी पिक्चर दिए हुए हैं। तो ध्यान रखिए, आपको जो पिक्चर इनमें से इजी लगते हैं उस पिक्चर को ड्रॉ करना है, उस पिक्चर को कविता के बाजू में निकालना है और उसको कलर भी करना है। अब ये हो गया पहला पेज। अब दूसरे पेज पे आपको क्या करना, दूसरे पेज पे आपको कठिन शब्द हेडिंग दिख रहा होगा, तो मैंने कुछ कठिन शब्द निकाले हैं कविता में से। वो इस प्रकार है, उन्मुक्त, पिंजरबद्ध, पुलकित, कटुक, निबोरी, स्वर्ण श्रृंखला, फुनगी, अरमान, सीमाहीन, क्षितिज, आश्रय, विघ्न। अब ये कठिन शब्द मैंने एक ही बार लिखे हैं। आपको क्या करना है, उस कठिन शब्द के बाजू में दो और कॉलम बना के, दो कॉलम में वही कठिन शब्द लिखना है। मीन्स आपके जो पेज, आपके जो कॉपी, आपका जो कॉपी का पेज आएगा, उस पर वो कठिन शब्द 3 बार हो जाएंगे। और एक बात ध्यान रखनी है, आपको वो कठिन शब्द एज इट इज़ दिखने चाहिए। आपको मात्राएं आपकी दोनों कॉलम में सेम होनी चाहिए, तीनों कॉलम में आपकी मात्राएं सेम होनी चाहिए, मात्राओं को चेंज नहीं करना है। कठिन शब्द के नीचे आपको शब्दार्थ का टाइटल दिया है, ठीक नीचे देखिए शब्दार्थ का टाइटल है। कुछ शब्दार्थ लिख कर दिए हैं जो कविता में आए हैं, उसका अर्थ भी मैंने लिख कर
दिया हुआ है। उन्मुक्त, खुला, गगन, आकाश या आसमान, पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंधे हुए, कनकतिलिया, सोने की सलाखें, पुलकित, प्रसन्न, कोमल, श्रृंखला, जंजीर, फुनगी, पेड़ का सबसे ऊपरी कोमल भाग, सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो, क्षितिज, ऐसा स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए लगते हैं, होड़ाहोड़ी, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता, तरु, वृक्ष, पेड़, अरमान, इच्छा या आकांक्षा। ये हो गया आपके कॉपी का दूसरा पेज। अब तीसरे पेज पे हमें क्या लिखना है? तीसरे पेज पर हमें प्रश्न अभ्यास, जो कविता में या जो बुक में आपका प्रश्न अभ्यास दिया है, प्रश्न अभ्यास जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उसके उत्तर मैंने यहाँ पे लिखकर दिए हैं। तो पहला प्रश्न है, हर तरह की सुविधाएं, सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? पक्षियों को हर तरह की सुख सुविधाएं पिंजरे में मिली है, फिर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उसका उत्तर है, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन के लिए आवश्यक होती है, लेकिन वह परतंत्र है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं, स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियाँ खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? इसका मतलब पक्षी आज़ाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निबोरियाँ खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए इसका मतलब जो कविता की पंक्तियाँ दी है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो कविता की पंक्ति ये है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका मतलब प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं। पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उसके प्राणों से बढ़कर है। ये हो गए आपके 3 प्रश्न। और इसके बाद आगे कविता से आगे ये टाइटल दिया हुआ है, उसमें आपको 2 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, क पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं है? अपने विचार लिखिए। तो मैंने यहाँ पे उसका उत्तर लिख कर दिया है आपको। आपको अगर इससे बढ़कर भी कोई उत्तर आता है तो आप वो भी उसमें लिख सकते हो। तो मैंने जो उत्तर लिखा है वो मैं आपको समझाती हूँ। मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना भी सुखी रहने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। अगर आपको इससे अलग कोई प्रश्न का उत्तर आता है या उसमें और आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप ज़रूर कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन दिया है,
ख, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। तो इस क्वेश्चन पर मैंने टिक किया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको खुद के मन से लिखना है। मैं एक बार प्रश्न आपको फिर से समझाती हूँ। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। कभी आपने कोई पक्षी पाला होगा या आपके किसी परिचय वालों ने कोई पक्षी पाला होगा, है ना। घर में हम लोग पैरट, जो लव बर्ड्स है, ऐसे पक्षी हम लोग पालते हैं कभी कभी। तो आप में जानकारी में से किसी ने ऐसा किया होगा तो ज़रूर उसका ध्यान रखिए और उसकी देखरेख वो लोग किस प्रकार से करते हैं या उसकी देखरेख आप किस प्रकार से करते हैं वो लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, इसका आंसर आपको खुद अपने मन से लिखना है। अब दूसरा प्रश्न है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। प्रश्न का मतलब ये है कि आज़ादी को छीनना ये तो होता ही है, साथ में जो सृष्टि है, जो पर्यावरण है, जो नेचर है, इस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो वो प्रभाव किस तरह से पड़ता है? उसका आंसर इस प्रकार है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी, इसका मतलब कि जैसे घास को छोटे छोटे कीट खाते हैं तो उन कीटों को भी पक्षी यदि न रहे तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं ना। आपने देखा होगा कोई पक्षी अगर कोई फल खाता है तो उसके बीज नीचे गिर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते, उन बीजों से भी नए नए पौधे निकल जाते हैं। जिस प्रकार पर्यावरण ज़रूरी है उसी प्रकार पक्षी भी ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर ये दोनों नहीं रहे तो हमारी जो सृष्टि है वो सृष्टि खत्म हो जाएगी, सृष्टि हमारी नहीं रहेगी। तो ये इसका आंसर है। अब उसके नेक्स्ट पेज पर, अब उसके बाद आपको भाषा की बात उसके बाद आपको जो ग्रामर का पोर्शन दिया है वो दिया गया है, ठीक है। अब उसके पहले अनुमान और कल्पना, आप बुक में देखोगे तो भाषा की बात के ऊपर अनुमान और कल्पना है। तो ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। यह प्रश्न दिया है अनुमान और कल्पना में। आप जब ये देखोगे तो आप बुक लेके आपको बैठना है, आपको ये क्वेश्चन दिखेगा उसमें। तो ये एक्टिविटी है, वाद विवाद, ये हम लोग एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे। यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह से प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। तो इसका भी जो आंसर है वो अपने आप से लिखना है, आपको अपने मन से लिखना है। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या बताया गया है क्वेश्चन में कि यदि आपके घर में किसी चिड़िया ने घोंसला बनाया है और किसी कारणवश अगर आप वो घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने के लिए चले गए हो, लेकिन आपको उस पक्षी की, उस चिड़िया की चिंता है कि हमारे बाद ये खाना कहाँ से लाएगी, ये क्या खाएगी, तो अगर आप वो घर छोड़ रहे हो तो वो घर छोड़ते समय आप उस चिड़िया के लिए या उस चिड़िया में जो उसके बच्चे हैं, घोंसले में जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था करके जाएंगे, क्या अरेंजमेंट करके जाएंगे, वो आपको एक्टिविटी लिखनी है। आपको अपने मन से उसका आंसर लिखना है। अब उसके बाद आता है भाषा की बात। अब भाषा की बात में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर
इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। अब पहले तो हमें गुणवाचक विशेषण क्या होता है उसकी व्याख्या देखनी है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं कि जो विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण आदि, दोष, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, स्वाद, दिशा आदि का बोध करवाए, वे गुणवाचक विशेषण हैं। जैसे नीला घोड़ा, नया घर, ईमानदार लड़का, जापानी गुड्डा। अब कविता में जो गुणवाचक विशेषण आए हैं वो इस प्रकार है: पुलकित पंख, कटुक निबोरी, कनक कटोरी। यह है उसका आंसर। दूसरा प्रश्न है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। अब इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। आपको वो चिन्ह दिख रहा होगा जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसे सामासिक चिन्ह कहते हैं। अब सामासिक चिन्ह क्यों लगाया जाता है? जब दो शब्द एक जैसे आते हैं, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे, आजकल, आज और कल, आना जाना, आना और जाना। अब इस प्रकार जो सामासिक चिन्ह लगाया हुआ है उसका मतलब होता है और। तो इस प्रकार आपको ऐसे 10 उदाहरण खोजकर लिखना है जो कविता में नहीं है। अपने मन से या कोई भी बाहर से आपको वो शब्द 10 शब्द एक के नीचे एक ऐसे लिखना है। तो आपको कॉपी लिखना स्टार्ट करना है। ध्यान रहे हैंडराइटिंग अच्छी हो और कोई भी मिस्टेक ना हो। धन्यवाद।